नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल्टी सेक्टर से जुड़ी खबरों की, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के जरिए विश्लेषण करते हैं ट्रेंडिंग मुद्दों का और परफेक्ट होम में आपको बताते हैं आपके घर से जुड़ी जरूरी बातें। तो शुरू करते हैं आज का शो और सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स। बढ़ेंगे घरों के दाम और ठप हो सकता है निर्माण साइटों पर काम। क्रेडाई नेशनल के सर्वे में दावा, देश भर में 1850 बिल्डर्स में 78% ने माना निर्माण लागत में हुआ 20% का इजाफा। लिहाजा घरों की कीमत 10% बढ़ाने को लेकर एकमत हुए 65% डेवलपर्स। कच्चे माल की कीमतें नहीं घटी तो डिले हो सकते हैं प्रोजेक्ट। सीमेंट, स्टील समेत तमाम रॉ मटेरियल के दाम आसमान पर। सरकार से भाव नियंत्रित करने को लेकर दखल की मांग। हाउसिंग और ऑफिस स्पेस में नजर आ रहा पॉजिटिव मूव। 2022 में जनवरी से मार्च के दौरान 68 पर सेंटीमेंट स्कोर, फ्यूचर में 75 पर पहुंचने के संकेत। हाउसिंग में 80% की राय लॉन्च और बिक्री बढ़ेगी तो 78% की राय बढ़ेंगी कीमतें। डेवलपर संगठन नरेटको और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया की तिमाही रियल एस्टेट सेंटीमेंट सर्वे में दावा। अगले कुछ महीनों में एनसीएलटी में जजों और टेक्निकल सदस्यों की संख्या हो जाएगी आधी। 10 जुडिशियल मेंबर और 16 टेक्निकल मेंबर्स का इस साल होगा कार्यकाल खत्म। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक आरटीआई के जवाब में दी जानकारी। गुरुग्राम में चंटल पैराडीसो और एनबीसीसी ग्रीन व्यू के घटिया निर्माण से हरकत में आई हरियाणा सरकार। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने स्ट्रक्चर सेफ्टी गाइडलाइन के लिए जारी किया ड्राफ्ट। आम लोगों से स्ट्रक्चर सेफ्टी के लिए मांगे गए सुझाव। मुंबई में घर संवारने का काम कर रहा स्टार्टअप, छोटी जगह में घर के सामान की बेहतर प्लानिंग के लिए टिप्स। इंस्टाग्राम के जरिए जुड़ रहे ग्राहक। परफेक्ट होम में देखिए पूरी खबर। बुलेट पॉइंट्स के बाद अब रुक करते हैं रियल ट्रेंड्स का। रियल एस्टेट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये हम हालिया 2 घटनाओं को देखकर कह सकते हैं। पहली, क्रेडाई नेशनल की इंपैक्ट एनालिसिस रिपोर्ट, जिसमें 1850 डेवलपर्स पर किए गए सर्वे के बाद कहा गया है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट 20% बढ़ी है। सरकार ने जल्द कच्चे माल की कीमतों पर लगाम का कोई उपाय नहीं किया तो 76% डेवलपर्स काम बंद करने को मजबूर हो जाएंगे। प्रोजेक्ट डिले होंगे और घर खरीदारों को 10 से 15% महंगी प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी। दूसरी ओर नरेटको नाइट फ्रैंक का तिमाही सेंटीमेंट सर्वे है, जिसमें निकल कर आया है कि हाउसिंग और ऑफिस स्पेस में पॉजिटिव मूड है। 2022 में जनवरी से मार्च के दौरान सेंटीमेंट स्कोर 68 पर है, जो फ्यूचर में 75 पर पहुंचेगा। हाउसिंग में लॉन्च और बिक्री बढ़ेगी तो कीमतें भी बढ़ती दिखेंगी। तो वहीं ऑफिस लीज सप्लाई में इजाफा होगा, ऑफिस रेंट में बढ़ोतरी के संकेत हैं। अब इन दोनों बातों से क्या समझें? रियल्टी सेक्टर के जमीनी हालात क्या हैं, समझने की कोशिश करते हैं नरेटको के वाइस चेयरमैन और हीरानंदानी ग्रुप के प्रमुख निरंजन हीरानंदानी जी से। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, एक तरफ कंस्ट्रक्शन बंद करने, भाव बढ़ने की बात हो रही है और दूसरी ओर बढ़िया सेंटीमेंट का अनुमान लग रहा है। तीसरी ओर एनारॉक की एक रिपोर्ट है जिसमें बीते 2 साल में 21% अनसोल्ड स्टॉक घटने का दावा किया जा रहा है। इन सभी घटनाओं को अगर जोड़ लें तो उससे क्या समझे, क्या सार निकलता है इन सारी घटनाओं को मिलाकर? दीपक जी, ये बोलते हैं ना कि कोई ग्लास है उसमें हाफ फुल है और एक हाफ एम्प्टी है। तो ये 2 अलग नजरिया से लोग ये रियल एस्टेट को देख रहे हैं। पहले देखें कि जो आपने बताया कि नेगेटिव, जो देखिए नेगेटिव ये बात है जहां कॉस्ट एस्केलेशन हो गई है, जहां लोग बुकिंग कर दिए हैं और वो कवर नहीं कर पा रहे। जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग में क्या है, जो मार्जिन बहुत कम रहता है और उस कम मार्जिन के अंदर कॉस्ट एस्केलेशन कंस्ट्रक्शन के समय होता है तो ऑब्वियसली बिल्डरों को दिक्कत हो जाएगी। तो ये पहले सेंटिमेंट क्रेडाई ने बताई है। तो ये उनका ये नजरिया जो बोलते हैं हाफ फुल की बात कर रहा हूं। दूसरी बात है, नरेटको ने जो बताया है नाइट फ्रैंक के साथ जो सेंटिमेंट इंडेक्स दिया है वो बहुत ही पॉजिटिव है और मैं उसमें ज्यादा सहमत हूँ। सहमत क्यों हूं? क्योंकि एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर सेल बढ़ गए। स्टैंप ड्यूटी बढ़ने के बावजूद 1% और भी महाराष्ट्र में बढ़ गया है। तो वो ये 1% बढ़ने के बावजूद, पहले तो कम किया था, 60% कम किया था, अब बढ़ा दिया है, फिर भी ओवरऑल स्टैंप ड्यूटी कलेक्शन बहुत तेजी रफ्तार से बढ़ गया है। तो सेल तो है ही। तीसरी बात जो रहती है कि जो इंटरेस्ट रेट आप होम लोन्स के हैं वो बड़े
अब तक नहीं, लेकिन उनकी बढ़ोतरी मुझे नहीं लगता है कि 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा हो जाएगी। और ये लॉन्ग टर्म लोन है, 1 साल के लिए नहीं है, 2 साल के लिए नहीं है, 15-20 साल के लिए। तो ओवरऑल मैं समझता हूं कि रियल एस्टेट डायरेक्शन पॉजिटिव है और आगे पॉजिटिव ही रहेगा। सर, अभी हाल में ही आरबीआई पॉलिसी में ब्याज दरें बढ़ने के संकेत मिले। कुछ बैंकों ने एमसीएलआर में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी भी कर दी है। इधर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के चलते घरों के प्राइस बढ़ने तय हैं। तो क्या होम बायर्स पर चौतरफा महंगाई की मार पड़ती नजर आ रही है? 100% दीपक जी, आपकी बात सही है। भाव तो जरूर बढ़ रहे हैं, ऑलरेडी बढ़ना शुरुआत हो गई है। मेरे अंदाज से इस लगभग 5 to 10% अक्रॉस द बोर्ड भाव बढ़ गए हैं। ऑफ कोर्स कोई जगह है जहां जो बिल्डर्स नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उनके लिए मार्केट कम है, बट ओवरऑल देखा जाए तो आज की तारीख में ओवरऑल देखा जाए तो 5 to 10% इंक्रीमेंट हो गया है, हो ही गया है। और मैं समझता हूँ 1 और साल के अंदर शायद और 5-10% हो सकता है। सर, सप्लाई चेन पर कीमतों को लेकर नियंत्रण की बात होती है। उधर सीमेंट स्टील सेक्टर पर कार्टेलाइजेशन की बात खुद एक केंद्रीय मंत्री कर चुके हैं। सप्लाई चेन के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी पर काम करने की जरूरत नहीं है क्या? और इन दिक्कतों को लेकर एक संगठन के तौर पर सरकार के साथ आपके क्या डायलॉग्स चल रहे हैं? हमारी डायलॉग चल रही है, हमने रिप्रेजेंटेशन किए हैं, क्रेडाई भी रिप्रेजेंटेशन किया है। गडकरी साहब भी अनाउंस किए थे कि उनके जो नेशनल हाईवेज और रोड्स हैं वहां भी उनको दिक्कत आ रही है क्योंकि उनका सीमेंट और स्टील के परचेसेस भाव बढ़ गए हैं। सो ओवरऑल तो इसमें कठिनाई जरूर आएगी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर नहीं, हर एक सेक्टर में जहां स्टील और सीमेंट वापरा जाता है। एक दिक्कत है जो रशियन और यूक्रेनियन वॉर के कारण जो तेल के भाव बढ़ गए हैं उसके कारण भी कुछ नेगेटिव रिएक्शन है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 2-3 महीने के अंदर इसका करेक्शन आ जाएगा। रशियन यूक्रेन वॉर 1-2 महीने से ज्यादा नहीं चल सकते और उसके कारण ये तेल के भाव भी गिर जाएंगे और मुझे लगता है कि ये करेक्शन भी हो जाएगा। तो दिस इज अ टेम्पररी फेज 2-3 महीने के, और उसके बाद में आप देखेंगे कि ये ठीक हो जाएगा। लेकिन इंटरनल डिमांड है दीपक जी, और उसके कारण परचेसिंग हो रही है, भाव ज्यादा भाव हो रहे हैं 5-10%, पर परचेसिंग कम नहीं हो रहा। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी की है। अनफॉर्चुनेटली अब तक कोई इंटरवेंशन सरकार के द्वारा नहीं हुआ है। जैसे सीमेंट के जीएसटी है 28%, तो ये बहुत ही भयानक रेट है और मेरे अंदाज से उसको कुछ कम करने की आवश्यकता है। और हमारे रियल एस्टेट में इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी की करनी चाहिए, तो वो भी हमारी मांग बनी है और हम समझते हैं कि दोनों में से एक तो करना चाहिए उनको, कि जीएसटी सीमेंट के ऊपर कम कर दें, स्टील के ऊपर कम कर दें और इनपुट टैक्स लेके आए। इसमें से दोनों में से एक भी करें तो कुछ राहत मिलेगी। बिल्कुल, यानी समझने वाली बात यह है कि देश में 2 मुख्य डेवलपर संगठन फिलहाल अलग अलग नजरिया रख रहे हैं। क्रेडाई का रुख बढ़ती लागत, प्रॉपर्टी भाव बढ़ाने की ओर है, तो वहीं नरेडको का रुख पॉजिटिव सेंटीमेंट को भुनाने की ओर है। हालांकि डिमांड बनी हुई है, इसको लेकर डेवलपर्स, एक्सपर्ट्स सभी सहमत दिख रहे हैं। रॉ मटेरियल की बेलगाम कीमतों के लिए सरकार की ओर से कोई कड़ा कदम उठता है तो रियल्टी सेक्टर में डिमांड की तस्वीर कुछ और हो सकती है। बहरहाल, रुख करते हैं अगले रियल ट्रेंड्स का। अगले कुछ महीनों में एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जजों और टेक्निकल सदस्यों की संख्या आधी हो जाएगी, क्योंकि 10 जुडिशियल मेंबर और 16 टेक्निकल मेंबर्स इस साल रिटायर हो जाएंगे। इनमें ज्यादातर जून जुलाई में सेवानिवृत्त होंगे। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात खुद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक आरटीआई के जवाब में बताई है। लेकिन प्रॉपर्टी प्लस में हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के तिमाही न्यूज़लेटर के वॉल्यूम 21 को अगर देखें तो पता चलता है कि 2021 में अक्टूबर-दिसंबर के बीच सीआईआरपी एडमिशन में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से जुड़े 31% मामले हैं, दिवालिया हो चुके 27% मामले हैं और रेजोल्यूशन प्लानिंग में 23% मामले हैं, जो सीधी तौर पर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन पर असर डालते हैं। यानी न्याय व्यवस्था में मैन पावर की कमी होगी तो न्याय मिलने में अब और भी देरी होने वाली है। और क्या दिक्कतें बढ़ेंगी, समझने की कोशिश करते हैं आरटीआई फाइल करने वाले वकील निपुण सिंघवी से। निपुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में।
मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि एनसीएलटी में जजों और टेक्निकल सदस्यों की मौजूदा क्षमता क्या 100% है, क्या 100% है? अगर नहीं है तो मौजूदा क्षमता क्या है? और इस साल 50% जजों और टेक्निकल सदस्यों के रिटायर होने के बाद ये अटके मामले कितनी संकट पैदा कर सकते हैं? मैं धन्यवाद करना चाहूंगा यादव जी आपको कि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने उठाया है। और ये वास्तविकता है कि एनसीएलटी के अपॉइंटमेंट्स को लेके काफी काफी डिबेट कंट्रोवर्सी चल रही है। इस साल जो कि आरटीआई हमने लगाई है उसके हिसाब से जो डेटा आया है 50% सदस्य जुलाई के अंदर रिटायर हो जाएंगे। अब कानून ये कहता है कि 5 साल के लिए कोई भी जज को अपॉइंट किया जा सकता है। एनसीएलटी में 2 तरह के जजेस अपॉइंट होते हैं, जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर, और इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हेडेड कमिटी के तत्वाधान में ये सब कार्यक्रम होता है। अब दिक्कत क्या हुई है कि 2019 में जिन बैच को जजेस को अपॉइंट किया गया है उनका टर्म 2022 में खत्म हो रहा है, तो 3 साल के लिए ही अपॉइंटमेंट हुआ है। कुछ कुछ केसेस में 1 साल, 2 साल और कुछ केसेस में 3 साल। तो ये जो सारा टर्म खत्म हो रहा है जुलाई के अंदर, इससे 50% वैकेंसी हो जाएगी पूरे इंडिया में एनसीएलटी की। हमको पता है कि एनसीएलटी को सबसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए, जो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के कार्य को करने के लिए बनाया गया था, इंसॉल्वेंसी के केसेस के ऊपर इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब जजेस ही नहीं रहेंगे तो जो सिचुएशन बिना जजेस के थी, जिसमें एक ही जज को 3-3, 4-4 बेंचेस को सुनने का मौका दिया जाता था, उससे किसी भी जस्टिफिकेशन से केसेस को पूरी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि एक ही जज अगर 4 बेंच सुन रहा है तो वो किसी भी केस के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएगा। सो ये एक बहुत बड़ी तकलीफ होने वाली है, जहां ये केसेस और लंबे हो जाएंगे। निपुण जी, अगला सवाल यह होगा कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से जुड़े कितने फीसदी मामले हैं और सीधी तौर पर इन पर किस तरह का असर पड़ता दिख रहा है? एनसीएलटी में सीआईआरपी के एडमिशन का अगर हम टोटल परसेंटेज देखें तो 20% मामले रियल एस्टेट से रिलेटेड है और 11% मामले कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। मोटा मोटा हम दोनों कैटेगरी को रियल एस्टेट में कवर कर सकते हैं। अब ये जो मामले हैं हम लोग पहले भी देख चुके हैं। रियल एस्टेट में सबसे बड़ा केस जो जेपी का था वो सुप्रीम कोर्ट में 2 बार ऑलरेडी जाके वापस आ गया। रिजोल्यूशन प्लान उसका बड़ी मुश्किल से हुआ, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे गुड्स पूरी तरीके से डिलीवर नहीं होते हैं, और बीच में प्रोजेक्ट के बीच में अगर कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो होम बायर कहीं का नहीं रहता। तो ऐसे बिल्डर्स या ऐसे डेवलपर्स जो आगे आके उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, उनका पूरा का पूरा टाइमलाइन हिल जाएगा अगर निष्पादित समय में, रेस्ट्रिक्टेड टाइमलाइन में रिजोल्यूशन प्लान पास नहीं होता है। अभी कानून के अंदर रिजोल्यूशन प्लान एनसीएलटी को इन दिनों में पास करना, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। रिजोल्यूशन प्लान सीओसी जो कि बैंकर्स है वो अप्रूव करके रख देंगे, उसकी समय सीमा है जो कि 330 दिन है हाईएस्ट। लेकिन 330 दिन के बाद जब मामला एनसीएलटी में अप्रूवल के लिए जाता है तो मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये बताना चाहूंगा, किसी मामले में 2 साल तक भी एनसीएलटी में मैटर सुना जा रहा है, किसी में 3 साल भी हो गए हैं। सो ये होम बायर के लिए बड़ी तकलीफ होगी कि अगर सब आज कोई मैटर आधा सुन लिया है या पूरी हियरिंग हो गई है और जजेस रिटायर हो गए हैं, तो नए जज को वो केस वापस शुरू से सुनना पड़ेगा। तो ये काफी नेगेटिव इंपैक्ट करेगा रियल एस्टेट को। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी कह दिया है पीयूसीएल के केस में कि इंसॉल्वेंसी जो है वो रेरा को ओवरराइड करेगा, इंसॉल्वेंसी लॉ जो है वो सुप्रीम रहेगा। तो अगर इंसॉल्वेंसी लॉ में रेजोल्यूशन नहीं आता है तो ये सभी के लिए, नॉट ओनली होम बायर्स, कमर्शियल रियल एस्टेट खरीदने वाले, डेवलपर्स, बिल्डर्स, सभी के लिए हानिकारक होगा। निपुण जी, आमतौर पर जजों और टेक्निकल सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? क्योंकि आरटीआई में कहीं कहीं 1 साल के लिए भी जज को अपॉइंट किया गया है। एनसीएलटी में जजों और टेक्निकल मेंबर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है, वो भी एक बार समझाइए। दीपक जी, इसमें प्रक्रिया ऐसी है कि एक कमेटी बैठती है जो कि जजेस का अपॉइंटमेंट फाइनलाइज करती है। ये कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके कोई नॉमिनेटेड सुप्रीम कोर्ट जज की भी हो सकती है। इसके अंदर एक जज हाई कोर्ट का भी चीफ जस्टिस हो सकता है या नॉमिनी हो सकता है, एक लॉ मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी और एक कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होता है। ये कमेटी पूरे प्रोसेस को इवेल्युएट करती है, एप्लीकेशन से लेके फाइनल अपॉइंटमेंट तक। अब ये जो कमेटी है ये फाइनली जिसका अपॉइंटमेंट करती है, बिकॉज डिले चल रहा है तो होता क्या है कि एप्लीकेशन आती है,
फिर उनका इंटरव्यू होता है, फिर इंटेलिजेंस को भेजा जाता है। ये पूरे प्रोसेस को डिले भी किया गया है और ये डिले के कारण भी जजेस का अपॉइंटमेंट टाइम पे नहीं हुआ है। तो इस कारण क्या हो रहा है कि कानून बोलता है किसी को भी अपॉइंटमेंट या तो 5 साल के लिए या 65 साल की आयु रीच करने तक उसको जज बनाया जाता है। तो अगर किसी का 65 साल पहले कंप्लीट हो रहा है तो वो जज उस दिन रिटायर हो जाएगा, या उसका टर्म अगर आपने 5 साल से कम अपॉइंटमेंट दिया है तो वो पहले रिटायर हो जाएगा। जो आरटीआई में डेटा रिवील हुआ, इससे ये क्लियर होता है कि कुछ जजेस को केवल 3 साल के लिए ही अपॉइंटमेंट किया गया है, जो कि 2019 में हुआ था। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि 2 साल का एक्सटेंशन अगर मिनिस्ट्री नहीं करती है तो आने वाले टाइम में और डिफिकल्टी हो जाएगी और प्रैक्टिकली जुलाई के बाद 50% वैकेंसी से पूरा एनसीएलटी मेरे हिसाब से जो स्ट्रक्चर बनाया गया है रिजॉल्व करने का, वो हिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव स्टेप लेके 2 साल का एक्सटेंशन तो दे देना चाहिए जो मेंबर एग्जिस्टिंग है। बिल्कुल, यानी चिंता जितनी बड़ी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। सही मायने में न्यायालयों में वैसे ही जजों की कमी है। ऐसे में ताजा आरटीआई में एनसीएलटी में अगर क्षमता से आधे जज और टेक्निकल मेंबर्स होंगे तो उन पर कितना भार होगा, अटके मामलों में न्याय में कितनी देरी होगी और नए दाखिल होते विवादों का निपटारा कैसे होगा, ये बातें माथे पर शिकन बढ़ाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निपुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रॉपर्टी प्लस में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुख करेंगे अगले रियल ट्रेंड्स का और देखेंगे कि सेकंड होम का मार्केट कितना बेहतर कर रहा है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और प्रॉपर्टी प्लस में आज हम जिक्र कर रहे हैं अलग अलग मुद्दों का, प्रॉपर्टी से जुड़े तमाम वो अहम मुद्दे जो ट्रेंडिंग है और जिन पर विश्लेषण करने की जरूरत है। और तमाम मेहमानों के साथ हम इस शो में लगातार विश्लेषण करते रहते हैं। रुक करते हैं अगले रियल ट्रेंड्स का। जब हाउसिंग, कमर्शियल और रिटेल रियल एस्टेट के उतार चढ़ाव पर बात हो रही है तो रियल्टी सेक्टर में सेकंड होम का एक ऐसा मार्केट है जहां लोगों का रुझान लगातार बढ़ता दिख रहा है। कोविड ने सेकंड होम की जरूरत को मजबूती के साथ महसूस करा दिया है और लोग अब बड़ी मात्रा में पर्यावरण के बीच वेलनेस को ध्यान में रखते हुए गोवा, लोनावला, कसौली समेत तमाम ऐसी प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं जहां समुद्र हो, पहाड़ हो या वो प्रकृति के करीब हो। तो मौजूदा और फ्यूचर के सेकंड होम मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आदित्य कुशवाहा, डायरेक्टर एक्सिस ई कॉर्प। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि कोविड के बाद सेकंड होम की बात कुछ ज़्यादा हो रही है, आप भी सेकंड होम मार्केट में बेहतर काम कर रहे हैं, आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जो सेकंड होम है इसकी रिक्वायरमेंट हमने बहुत समय से अनुभव करते आए हैं। बहुत समय से हम कहते आए हैं कि ये लॉन्ग वीकेंड हो गया, ये वीकेंड हो गया। बट कोविड के समय में लोगों ने घर से निकल के एक लंबे समय के लिए घर से बाहर रह के जो है एक्सपीरियंस किया, अपने सारे डे टू डे ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशंस को निभाए, डे टू डे ऑफिस की ज़रूरतों को पूरा किया। तो उनका जो रुझान है, उनकी जो फीलिंग्स है, उन्होंने महसूस किया कि उनकी लाइफ में एक सेकंड होम ज़रूर होना चाहिए। एक ऐसी डेस्टिनेशन होनी चाहिए जो मेट्रो शहर से थोड़ा बाहर हो और टेक्नोलॉजी के साथ उसका जो है संबंध बड़ा अच्छा हो, जिससे वो अपने ऑफिस के सारे काम को पूरी निभा सकें। तो डिमांड इसकी बहुत तेज़ी से आई है निकल के। इसीलिए आप अगर देख रहे होंगे तो हर मेट्रो शहर के आसपास एक सेकंड होम की जो है रिक्वायरमेंट बढ़ के आई है। बहुत सारे डेवलपर्स पे काम भी कर रहे हैं। आदित्य जी, हर निवेश में एप्रिसिएशन और आरओआई एक बड़ा फैक्टर होता है, लिहाजा अगर हम बीते सालों का जिक्र करें तो प्रॉपर्टी निवेश के लिहाज से सेकंड होम कितना फायदेमंद रहा है? जो सेकेंड होम की मार्केट है ये हमेशा से ग्रोइंग रही है, क्योंकि इसमें जो है जो बायर है वो बहुत फ्रीक्वेंट आता जा रहा है। जो प्राइमरी हाउसिंग है, जो प्राइमरी घर है, वो लोगों के ऑलरेडी पूरा होने के बाद ही लोग सेकेंड होम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो सेकेंड होम है वो अगर उन या तो सेल्फ यूज़ कर रहे हैं या उसको रेंटल पे चढ़ा रहे हैं, तो उनको एक रेगुलर इनकम भी हो रही है। और जो कि अगर आप देखें कि जो रेगुलर इनकम टूरिज़्म से आती है वो कहीं ना कहीं आपके प्राइमरी हाउसिंग के रेंटल से ज़्यादा आती है। तो उनको जो रेट ऑफ रिटर्न है वो बेटर है रेदर देन अगर वो एक मेट्रो शहर में अपना घर खरीद कर उसको किराए पे लगाते हैं या एक हॉलीडे डेस्टिनेशन पे एक प्रॉपर्टी परचेस करके उसको टूरिज्म एंगल से चलाते हैं। तो उसके में जो आरओआई आता है वो अच्छा है। प्लस जैसे जैसे टूरिज्म एंगल बढ़ रहा है इंडिया का, भारत का, वैसे वैसे उसकी प्रॉपर्टी की भी ग्रोथ बढ़ रही है। तो ये दोनों एंगल से उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी है। एक तो रेगुलर इनकम का जो है एक सोर्स बनता है, दूसरा वो वीकेंड पे या जब कभी उनका खुद का मन होता है तो अपने घर में जाके वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं वीकेंड होम में। तीसरा उनकी प्रॉपर्टी भी ग्रोथ कर रही होती है। तो 3 एंगल से उनको उसमें जो है ग्रोथ दिखाई दे रही होती है। जिस तरह से हम यूरोप के हाल देख रहे हैं, पड़ोसी देशों के हाल देख रहे हैं, ऐसे में टूरिज्म के लिहाज से इन देशों में फिलहाल अस्थिरता बनी हुई है।
क्या टूरिज्म के लिहाज से अब भारत में ज़्यादा बेहतर संभावनाएं बनती दिख रही हैं और उसका सेकंड होम मार्केट में कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा? दीपक जी, अगर हम टूरिज़्म मार्केट की बात करें तो ग्लोबली जो सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर है, जो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन है टूरिज़्म में, वो इंडिया ही है शुरुआत से। चाहे इंटायर यूरोप मार्केट हो या मिडिल ईस्ट मार्केट हो, और या बात करें तो आपके जो है ये जितना ईस्टर्न जोन है, सिंगापुर, ये जो भी जोन है, इन सब में इंडियन टूरिज़्म सबसे ज़्यादा एक अहम रोल प्ले करता आया है। सबसे ज़्यादा हम ही लोग वहाँ पे जाके और घूमते आए। पिछले 2 सालों में जो लोग बाहर नहीं जा सके, उन्होंने इंडिया एक्सप्लोर किया, और जो हाई टिकट साइज़ के ट्रैवलर हैं, उन्होंने इंडिया मार्केट में इसको जो है री इन्वेस्ट किया और इंडिया में ही एक्सप्लोर किया। वहीं जाके इंडिया के अलग अलग जगह को उन्होंने घूमा, देखा और अनुभव किया। बट ऑब्वियसली हमारे आसपास जो पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों की इकोनॉमिक जो है हालत ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से जो इंडिया के प्रति एनआरआई कस्टमर आ रहा है या जो फॉरेन ट्रैवलर आ रहा है, ठीक है, यूरोपियन जो लोग इंडिया आ रहे हैं, वो उनकी अब सेंट्रिक डेस्टिनेशन सिर्फ इंडिया हो गई है। दूसरा, हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो इतने लार्ज स्केल पे हो गया है कि जो इंटरनेशनल ग्लोबल जो पोजीशन है उसमें हमारी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग हो गई है कि हमारे यहाँ जो स्टाफ है या जो हमारे यहाँ जो टूरिज़्म से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं वो वैक्सीनेटेड हैं, तो उनको एक ये फीलिंग आ रही है कि वो सेफ़ जगह ट्रैवल कर रहे हैं। तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट हमारे को टूरिज़्म एंगल से मिल रहा है। और अगर आप बात करें जितने भी अभी लोकेशन है, चाहे वेदर इट ईस्ट या फिर आप बात करें गोवा या जितनी भी टूरिज्म डेस्टिनेशन है, इस समय सारी फुल चल रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि मार्केट थोड़ा सा खुला है और लोग निकल के कहीं ना कहीं घूमना जाना चाहते हैं। बिल्कुल, यानी मोटे तौर पर अभी सेकंड होम का जो मार्केट है वो करीब $1.394 बिलियन का है। वो अगले 4 से 5 साल में 3 गुना यानी करीब $4 बिलियन का होने की उम्मीद है। भारी संभावनाएं दिख रही हैं। जाहिर है वेलनेस के लिहाज से सेकंड होम सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। बाकी कमाई और ROI के लिहाज से तो शानदार ऑप्शन है ही। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब रुक करते हैं आज के परफेक्ट होम का। जब कभी आप अपना घर शिफ्ट करते हैं या फिर नए घर में कदम रखते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कैसे जगह का बेहतर इस्तेमाल हो ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पेस कवर हो और घर का इंटीरियर भी बेहतरीन दिखे। आपकी इसी चिंता को देखते हुए कई स्पेस डिजाइनर अब इस क्षेत्र में उतर आए हैं जो आपके घर को सजाने में आपकी मदद करते हैं। ऐसा ही एक स्टार्टअप है ब्लेस द मेस। हमारी एक्सपर्टीज़ आ जाती है व्हेन वी एक्चुअली स्पेस प्लान फॉर यू, आपकी क्लॉजेट्स, किचन्स, लिविंग एरियाज, किड्स रूम, बेडरूम, एंड हम उसको उस तरीके से स्पेस ऑप्टिमाइज करके उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। बिकॉज बॉम्बे में अपनी रेंटल स्पेसेस एंड आई मीन ऑफ कोर्स आर स्क्वायर फीट एरियाज आर वेरी स्मॉल, हाउसेज छोटे होते हैं, तो कैसे वर्टिकल स्पेस यूटिलाइज करनी है, सो हम वो सब में स्पेशलाइज करते हैं। आपके घर को सजाने के लिए ये स्टार्टअप आपको स्पेस से जुड़े आइडियाज बताते हैं और इसके लिए कुछ फीस भी चार्ज करते हैं। हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि उनके घर में जो भी बॉक्सेस अवेलेबल है या ऑर्गेनाइजर्स अवेलेबल है उनको हम पहले यूज़ करें। उसके अलावा अगर हमें कुछ लगता है तो हम उनसे पूछते हैं उनका बजट क्या है, उस हिसाब से उनको रेकमेंड करते हैं कि ये स्टोर है, अमेज़ॉन है, IKEA है, यहाँ से हम लेकर आएंगे, एंड देन उस हिसाब से उसकी कॉस्टिंग एक अलग बिलिंग होती है, प्रोडक्ट बिलिंग। फिलहाल ये स्टार्टअप मुंबई में ही काम कर रहा है, लेकिन इन स्पेस डिजाइनर्स की माने तो देश के अलग अलग हिस्सों से इन्हें स्पेस डिजाइनिंग के लिए कॉल्स आते हैं। बजट के मुताबिक वर्चुअली कंसल्टेंसी और दूसरे शहरों में भी अपनी सेवाएं देते हैं। तो अगर आपने भी अपने लिए नया घर खरीदा है या फिर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, तो ये कंसल्टेंट आपका घर सजाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आज के शो में आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें ईमेल या सोशल मीडिया के जरिए दे सकते हैं। अगले शो में फिर होगी मुलाकात प्रॉपर्टी जगत की कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।